हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं फैंटेसी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो अपनी दोस्तों अगली वीडियो लेकर आ चुका हूं वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट की। दोस्तों जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था अपनी सीएसएस की फाइल को आप किस तरीके से डायनेमिकली ऐड करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगी वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दोस्तों जो है स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपने ये वीडियोस देख ली होंगी, आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाक से चलते हैं दोस्तों, अपने जो है सर्वर को ऑन कर लेते हैं। अगर आपके पास एग्जाम पे है तो आप एग्जाम पे क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हो। मेरे पास है AMPS सर्वर, तो मैं दोस्तों इसको कर लेता हूँ। ओम अपाचे MySQL हमारा हो चुका है ऑन। फटाक से चलते हैं अपनी जो है वर्डप्रेस में। हम करते हैं लोकल होस्ट वर्डप्रेस टाइप। तो जैसे कि मैंने आप बुक मार्क करके रखा हुआ है, आप मैनुअली टाइप कर सकते हो अपना लोकल होस्ट जो आपकी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी की लिंक है। तो मैं दोस्तों आ चुका अपनी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में। करते हैं फटाफट से दोस्तों forward/wp-admin टाइप और करते हैं यहाँ पे फटाक से लॉगिन। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम फटाक से हो चुके हैं इसमें लॉगिन। करते हैं एक बार साइट को फ्रंट एंड से विजिट। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। अब तक हमने ये वेबसाइट बनाई है। इसके बाद में आपको दोस्तों जो है अपने जो है जाता हूँ VS कोड में, जहाँ पे हमारी एडिटिंग चल रही थी। आप भी दोस्तों अपने जो है जोन से भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहता हो उसमें जा सकते हो। तो मैं इसको कर लेता हूँ फटाक से ऑफ। जाते हैं हम अपने वाले ट्यूटोरियल में, PHP ट्यूटोरियल्स इन हिंदी CIWP कंटेंट, ये वाला हमारा ट्यूटोरियल सभी चल रहा है वर्डप्रेस वाला। अगर आप मेरे PHP वाले ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सभी के सभी PHP की बेसिक नॉलेज भी आपको इसमें मिल जाए। PHP की ट्यूटोरियल सीरीज का आप देख सकते हैं यहाँ पे PHP की प्लेलिस्ट आपके सामने है। इसके बाद दोस्तों PHP बेसिक के बाद में PHP एडवांस और फिर उसके बाद रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी आपके सामने लाने वाला हूँ। और वर्डप्रेस की अगर हम बात करें, वर्डप्रेस की इस वाली थीम के बाद मैं दोस्तों WooCommerce की एक थीम बनाऊंगा, जिसमें आप कस्टम थीम बनाएंगे। हम उसमें WooCommerce के प्लगइन को ओवरराइड करेंगे हर एक चीज़ से। तो चलते हम फटाक से फंक्शंस की फाइल में। अच्छे से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कौन सा फंक्शन कॉल कराना है अगर हमें दोस्तों जो है GS की फाइल को लोड कराना है। ये वाला फंक्शन हमने कल देखा था जो हमें CSS की फाइल को लोड कराने के लिए काम आया था, जिस फंक्शन का नाम है WP रजिस्टर स्टाइल्स। इसके बाद हमारे पास होता है GS की फाइल को दोस्तों जो है दिखाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। तो हम दोस्तों फटाक से चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में और मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से फंक्शन काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है WP रजिस्टर स्क्रिप्ट, ये है फंक्शन का नाम। वर्डप्रेस का प्री बिल्ड फंक्शन है दोस्तों, आपको इसमें खुद भी कुछ भी नहीं करना है। मैं इसको आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है WP रजिस्टर स्क्रिप्ट, ये आपको लिखना ही है। इसके बाद आपको उसका एक नाम डिफाइन कर देना है। नाम डिफाइन करने के बाद आपको उसको सोर्स का लिंक दे देना है, जहाँ पे भी वो पड़ा हुआ है, जो भी यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। लेट्स से आपने जो है एसेट्स के अंदर JS के अंदर एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर फाइल रखी हुई, तो आप उसका फुल पाथ दे सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आपको डिपेंडेंसी डाल देनी है थर्ड पोजीशन पे। डिपेंडेंसी का मतलब है जैसे अगर आपकी GS की फाइल लोड होती है उससे पहले आप चाहते हो कोई फाइल लोड हो। एज ए एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम जो jQuery की लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं बहुत सारी, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारी jQuery हमारी उससे पहले लोड हो GS की फाइल से पहले। जैसे अब अगर हम AJAX यूज़ करते हैं तो jQuery उसमें रिकमेंडेड रहती है, तो आपकी एज ए डिपेंडेंसी jQuery यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको वर्जन डिफाइन करना है, जैसे आपने कल वाली वीडियो में भी देखा था CSS के टाइम पे आपको वर्जन यहाँ पे डिफाइन करना है। इसके बाद होता है लास्ट ऑप्शन इन फुटर। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट की फाइल को, जो आपकी GS की फाइल है, फुटर में चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको ट्रू लिखोगे। बाय डिफॉल्ट ये रहता है फॉल्स, इसका मतलब है वो हेडर में आपका बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। तो यही होता है इसका दोस्तों फंक्शन WP रजिस्टर स्क्रिप्ट। इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट के फंक्शन को रजिस्टर कर सकते हो। इसका मैंने एक नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, पर फटाक से करता हूँ मैं थोड़ा सा जूम आउट और करता हूँ जूम इन। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ, मैं इसको पेन को कर लेता हूँ यहाँ पे फटाक से चेंज। आप देख सकते हो मैंने एक फंक्शन बनाया माई कस्टम JS के नाम से। फंक्शन के बाद मैंने फिर वही वाला फंक्शन कॉल करा दिया, WP रजिस्टर स्क्रिप्ट हमने लिखा है। इसके बाद हमने इसको एक नाम दे दिया, ये हमारा हो गया नेम। इसके बाद मैंने इसका फुल पाथ दे दिया, जैसे कि हमें पता है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI अगर हम फंक्शन कॉल कराते हैं तो हम अपनी जो है थीम की फाइल में चले जाते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये हम जो हमारी थीम का डिफॉल्ट रूट फोल्डर है, हम इसमें यहाँ पे आ जाते हैं इस फंक्शन को अगर हम टाइप करते हैं तो। इस फंक्शन को टाइप करने के बाद मैंने लगाया यहाँ कॉन्केटिनेशन का साइन, यानी कि इसके साथ जोड़ दो index.js की फाइल को, यानी कि हमारी रूट डायरेक्टरी पे index.js की फाइल पड़ी हुई है। अगर हमारे पास कोई फोल्डर होता तो हम यहाँ पे लिखते JS का फोल्डर /index.js इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे फुल पाथ देना है। इसके बाद आपको लगाना है कोमा। इसके बाद आपको देनी है अपनी डिपेंडेंसी। लेट्स से हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एज ए jQuery यहाँ पे डिफाइन किया। अगर आप नहीं देना चाहते हो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो, या फिर एम्प्टी आप एरे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमने दिया यहाँ पे वर्जन को, वर्जन 1.0 हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू। ट्रू से मतलब है हमारा ये हमारी जो JS की फाइल है वो ऑटोमेटिक हमारी फुटर के अंदर लग जानी चाहिए, फुटर के पास। अगर यहाँ पे हम इसको जो है
कुछ भी ना देते, इसको ब्लैंक छोड़ देते या फॉल्स लिख देते तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है, तो ये हमारे हेडर में ऑटोमेटिक जाके पेस्ट हो जाता है हेड वाले सेक्शन में। इसके बाद हमने दोस्तों एनक्यू करा दिया स्क्रिप्ट को। जैसे कि आपको पता है WP एनक्यू स्क्रिप्ट कराना पड़ता है, अगर जिस भी स्क्रिप्ट को आप रजिस्टर करते हो उसको आपको एनक्यू भी कराना पड़ता है। इसको एज ए बेसिक मेथड से अगर मैं बताऊं इन दोनों को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दे रहा हूं समझने के लिए। इसको आप समझो स्क्रिप्ट WP रजिस्टर स्क्रिप्ट एक नॉर्मल एग्जांपल में दे रहा हूं। जैसे हम जाते हैं बैंक में, एक मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं ताकि आपकी लाइफ टाइम याद रहे। रजिस्टर स्क्रिप्ट का मतलब है हमने फॉर्म भर दिया अपने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भर दिया, इसका मतलब है रजिस्टर हमने करा दिया। इसके बाद जो हमारा एनक्यू होता है फिर हमने बैंक वाले हमें बोलते हैं कि तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया, इसको बोलते हैं एनक्यू स्क्रिप्ट। इसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद आपको बस सिर्फ जो है उसमें डिपॉजिट कराना है। डिपॉजिट कराने का फंक्शन जो हमारा होता है वो है ऐड एक्शन, यानी कि आपको एक एक्शन परफॉर्म करना है पेमेंट का, पेमेंट आपको उसमें जमा करा देनी है। तो यही इस तरीके से अगर आप याद करना चाहते हो उसको कर सकते हो। मैंने इस तरीके से याद किया था, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको लर्न करते हो। बैंक में आप फॉर्म भरते हो उसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया बैंक में, उसके बाद बैंक आपको रिप्लाई करता है कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, उसको बोलते हैं अकाउंट ओपन का मतलब है हमारे जो है एनक्यू हो चुके हैं, स्क्रिप्ट हमें एनक्यू करानी है उसी से रिलेटेड, उसी फॉर्म से रिलेटेड। मैं इसको एक बार थोड़ा कर लेता हूँ इरेज ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे। तो हमने WP एनक्यू स्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल कराया, उसके अंदर हमने जो यहाँ पे नेम प्रोवाइड कराया था, यानी कि जो हमारा यूजर था उसका नेम प्रोवाइड कराया था, यही हमने यहाँ पे दोस्तों जो है डाल दिया यहाँ पे माई कस्टम JS करके इस तरीके से। इसके बाद हमारा फंक्शन पूरा हो जाता है। फंक्शन को हमें एड एक्शन हुक में लगाना है। एड एक्शन में हमने यहाँ पे लगाया WP एनक्यू स्क्रिप्ट करके, एक बाय डिफॉल्ट होता है, आपको इसी में इसको लिखना है और इसके बाद आपको लिखना है माई कस्टम JS, ये हमारा फंक्शन का नाम है। जो ऐसा कि आपको पता है ये हमारा फंक्शन है, जो इसी को आपको यहाँ पे पुट डाउन कर देना है। आशा करता हूँ आपको ये जो है थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरी समझ में आ गई होगी चलते हैं मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए, और अपनी JS की जितनी भी फाइल है फटाफट से अपनी जो है करते हैं लोड। तो चलते हैं अपने VS कोड एक्सटेंशन में, अपने टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे फटाक से बनाते हैं एक फंक्शन, इसको करते हैं हाइड, लेट्स से करते हैं फटाफट से। मैं एक बार कर लेता हूँ अपने जो है कोड को पीछे, कीबोर्ड को कर लेता हूँ थोड़ा सा अपने पास, फटाक से लिखते हैं एक फंक्शन, लेट्स से function फंक्शन लिखते हैं my_cu custom_js। दोस्तों अगर मैं रिकमेंडेड की बात करूं आपको तो रिकमेंडेड ये रहता है कि अपना नाम यूनिक रखे जो अपने फंक्शन का नाम है। ज़्यादा रिकमेंडेशन की बात करूं, ज़्यादातर जो चलता है मार्केट में, जो चलता है मार्केट का जो ट्रेंड है वो चलता है जो थीम का नाम है उसी के बाद। जैसे कि हमारी थीम का नाम है फ्लेक्स थीम, जो हमने रखा हुआ था नाम, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फैंटेसी info_flex थीम, इस तरीके से आप करके लिखोगे तो ये यूनिक नाम रहेगा। दूसरे की जो प्लगइन की फाइल है या फिर दूसरे की जो दूसरी आप कोई फंक्शन यूज करते हो उसका जो कोई अपडेटेड फंक्शन है उससे मिसमैच ना हो जाए, तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इस नाम से किसी का भी फंक्शन बना हुआ नहीं होगा, फ्लेक्स थीम अंडरस्कोर। अगर इस तरीके से आप रखते हो, एड एक्शन में देखो एरर आ गया क्योंकि हमने जो कस्टम का नाम दिया था वो हमारा चेंज हो गया CSS वाले का। इसको करते हैं ऐसे फटाक से कॉपी, यहाँ पे करते हैं फटाक से डंप ताकि हमारी जो है वेबसाइट क्रैश ना हो जाए। फाइल को करते हैं फटाक से सेव, तो CSS वाली हमारी हो गई पूरी। यहाँ पे करते हैं फटाक से WP रजिस्टर फंक्शन को कॉल, WP रजिस्टर अंडरस्कोर स्क्रिप्ट SCRIPTS स्क्रिप्ट होगा या फिर स्क्रिप्ट्स होगा, ऐसा ही कुछ होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ व्हाइट बोर्ड को, हमारा होता है स्क्रिप्ट, तो आपको S नहीं टाइप करना है, स्क्रिप्ट होता है। इसके बाद सबसे पहले आपको करना है नेम डिफाइन, तो लेट्स से हम नेम डिफाइन करते हैं। मैंने CSS वाली में जो नेम डिफाइन किया था वही कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट में मैंने जो रखा था वो था हमारा माई डिफॉल्ट CSS। एक काम करते हैं इसमें भी माई डिफॉल्ट JS रख लेते हैं, तो my_default_JS। तो इस तरीके से मैंने इसका कर दिया। पहली बार नाम डिफाइन करते हैं कोमा, लास्ट में करते हैं सेमीकोलन से डेनोट। इसके बाद हमें डालनी है डायरेक्टरी सोर्स, हम डालते हैं फंक्शन को कॉल कराते हैं get_template_directory_URI फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का साइन, क्योंकि अभी हम आए रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर में आने के बाद मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे JS की फाइल, फटाक से बना लेते हैं JS की फाइल रूट फोल्डर में अपने। तो हमारा ये रूट फोल्डर ये वाला, इसमें बना लेते हैं हम index.js की फाइल, index.js।
तो रूट फोल्डर में हम आ चुके हैं अपने। एक बार मैं जाता हूँ फंक्शंस की फाइल में। रूट फोल्डर में जाने के बाद करते हैं सिंगल कोट ऑन, क्योंकि ये हमारा होगा। स्लैश दबाते हैं, टाइप करते हैं फाइल का नाम index.js। तो ये हो गया हमारा फाइल का नाम। इसके बाद करते हैं कोमे से डेनोट में इसको कर देता हूँ थोड़ा सा हाइट, ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारा आएगा डिपेंडेंसी को कर देते हैं हम एम्प्टी, यानी कि हम कुछ नहीं डाल रहे। डिपेंडेंसी हमारी फाइल में कुछ नहीं है। कोमे से करते हैं डेनोट। इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्जन, तो वर्जन डालते हैं 1.0। वर्जन डालने के बाद हमारे पास आता है उसको फुटर में रखना है कि हेडर में रखना है। मैं ज़्यादातर जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ दोस्तों, जो फुटर में रखना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रू। आप चाहो तो यहाँ पे हेडर में करना चाहो तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, या फिर फॉल्स आप इसको लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। फाइल को करते हैं फटाक से सेव, यानी कि हमारा फॉर्म भर गया। इसको एज अगर आप बैंक वाले एग्जाम्पल के थ्रू करना चाहते हो तो इसका मतलब हमने रजिस्टर करा दिया अपना दोस्तों, या बैंक का फॉर्म भर दिया है। इसके बाद दोस्तों बैंक वाले हमारे अकाउंट भी ओपन करेंगे, तो यानी कि हमें एनक्यू कराना पड़ेगा। तो हम करते हैं फटाफट से फंक्शन को कॉल wp_enqueue_script। तो इस तरीके से उन्होंने करा है कॉल। इसके बाद हमें डालना है कहाँ पे आपको एनक्यू कराना है। तो हम करते हैं फटाक से ये वाला फंक्शन का जो हमने नाम दिया हुआ है, तो इसको करते हैं फटाक से डंप, सेमीकोलन से करते हैं डेनोट। तो हमारा फंक्शन हो गया है रेडी। अब इस फंक्शन को मैं एड एक्शन हुक में देना है, यानी कि हमें एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब हमें पेमेंट कर देनी है, अगर आप उस एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। तो फटाक से करते हैं एड एक्शन। फटाक से एड एक्शन करने के बाद सबसे पहले पूछता है आपको यहाँ कहाँ पे परफॉर्म करना है। हम कहते हैं wp_enqueue_scripts स्क्रिप्ट्स फंक्शन के अंदर हमारा ये वाला फंक्शन कॉल करा दो। कौन सा फंक्शन कॉल करा दो? ये वाला। इसको करते हैं कॉपी, सिंगल कोट ऑन करते हैं यहाँ पे पेस्ट, यानी कि डंप, करते हैं सेमीकोलन से डेनोट। और एक बार फाइल को करते हैं फटाक से सेव। एक बार व्हाइट बोर्ड में भी देख लेते हैं कोई टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरा कल वाली वीडियो में टाइपिंग एरर आ चुका था। तो एक बार देखते हैं wp_enqueue स्क्रिप्ट, wp रजिस्टर स्क्रिप्ट। इस तरीके से हमें दोनों फंक्शन कॉल कराने थे, दोनों हमने कॉल करा दिए। फाइल को करते हैं फटाक से सेव। एक बार देख लेते हैं फ्रंट एंड में जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फाइल को करते हैं फटाक से रिफ्रेश। फाइल हो गई रिफ्रेश। फाइल को करते हैं, वेबसाइट को करते हैं व्यू पेज सोर्स। वेबसाइट को व्यू पेज सोर्स करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि हमें ये फुटर में लगाना है, तो हमें फुटर में एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। हम जाते हैं फुटर में, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हेडर के लिए wp हेड फंक्शन को यूज़ करते हैं। फुटर में लगाने के लिए हमें wp फुटर फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो जाते हैं फटाक से अपनी फुटर की फाइल में। हमारी फुटर की फाइल ये रही। फुटर की फाइल में जाने के बाद हमें यहाँ पे कॉल कराने पड़ेगा wp_फुटर फंक्शन को। कहाँ पे हमें कॉल करानी है? अपनी जीएस की फाइल है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं फटाक से बॉडी के जस्ट ऊपर कॉल करा लेते हैं फंक्शन को। तो PHP का फंक्शन है, PHP के सिंटैक्स के अंदर जाना पड़ेगा। PHP के सिंटैक्स के अंदर जाने के बाद हमें कॉल कराना पड़ेगा wp_फुटर को। wp_फुटर फंक्शन है PHP का प्री बिल्ड फंक्शन है। फाइल को करते हैं फटाक से सेव। और एक बार देखते हैं फटाक से पेज को अब यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करके। फाइल को हमने कर दिया रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हो जो एडमिन का बार था वो हमारा वापस आ चुका है। इसका मतलब wp फुटर फंक्शन हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ऊपर देख सकते हो जो कस्टमाइजेशन का टैब आ चुका है। तो फाइल को करते एक बार फटाक से रिफ्रेश और एक बार चेक करते हैं हमारी फाइल आई क्या। फाइल का नाम मैंने क्या दिया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। हमने दिया था index.js। फाइल को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल F और करते हैं कंट्रोल V से पेस्ट। एक बार देख लेते हैं हमारी फाइल आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी स्क्रिप्ट लोड हो चुकी है, डायनेमिक स्क्रिप्ट लोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो माई डिफॉल्ट _JS करके मैंने एक जो बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है माई डिफॉल्ट JS। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पहचान कि हमारी फाइल लोड हो रही है। तो हमारी फाइल JS की लोड हो चुकी है। फटाफट से कर लेते हैं अपनी जितनी भी फुटर की फाइलें उनको फटाफट से लोड। तो यहाँ से हटाते हैं सारी की सारी फाइलें, करते हैं कंट्रोल X से कट, नोटपैड में कर लेते हैं इनको डंप, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से हम बाद में इसको चेक कर लें। फटाक से चलते हैं फंक्शन की फाइल में, यहाँ पे कर लेते हैं इसको फिलहाल के लिए डंप। इसके बाद एक एक करके अपनी फाइलों को कराते हैं फटाफट से रजिस्टर एंड इनकी। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक कमेंट, फटाफट से डाल देते हैं यहाँ पे एक माई डिफॉल्ट JS की फाइल। इसके बाद हम फटाफट से कर लेते हैं हर एक फाइल को इंक्लूड। तो हमारी पहले वाली फाइल जो रहेगी वो रहेगी बूटस्ट्रैप मीन बंडल वाली। तो फटाक से करते हैं दोनों फंक्शन को कॉपी, यहाँ से करते हैं इनको फटाक से डंप, फटाक से एक लिख लेते हैं कमेंट ताकि हमारे याद रहे कौन सी फाइल है ये। तो यह फाइल हमारी
बूटस्ट्रैप की बंडल अंडरस्कोर JS फाइल। तो इसी का नाम भी सेम एज इट इज ही रख देते हैं। कॉपी करते हैं यहाँ पे डंप, नीचे भी इसको कॉल कराना पड़ेगा तो करते हैं इसको डंप। इसके बाद इसकी जो डायरेक्टरी रहेगी वो डायरेक्टरी हमारे पास एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको डंप, 1 पॉइंट वर्जन रखते हैं, इसको फुटर में ही रखते हैं। तो ये वाली हो गई हमारी कॉपी। इसको करते हैं यहाँ से फटाक से रिमूव, इसको करते हैं यहाँ से फटाक से कॉपी, फटाक से करते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद हमारी आ गई AOS की, तो यहाँ पे लिखते हैं AOS JS फाइल। तो करते हैं यहाँ से कॉपी नाम को, इसको करते हैं यहाँ पे डंप, इसको करते हैं यहाँ पे डंप, फटाक से इसका जो डायरेक्टरी है इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको फटाक से डंप। तो हमारी AOS की फाइल भी लोड हो चुकी है। इसके बाद करते हैं फटाक से इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको डंप। इसके बाद हमारी जो फाइल रहेगी वो रहेगी PHP ईमेल फॉर्म की। तो इसको लिखते हैं फटाफट से यहाँ पे PHP_email_form_js। तो फटाक से करते हैं इसके नाम को कॉपी, फटाक से करते हैं यहाँ पे पेस्ट, फटाक से यहाँ पे भी करते हैं इसको फटाक से पेस्ट। जो इसकी डायरेक्टरी रहेगी वो करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको फटाक से डंप। तो हमारी JS की फाइल भी लोड हो चुकी है, इसको यहाँ से फटाक से करते हैं रिमूव। इसके बाद रहेगी हमारी स्वाइपर बंडल की, तो यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, नाम लिख लेते हैं इसका swiper_bundle। तो लिखते हैं फटाक से SWIPR_BUNDLE_JS। तो फटाक से करते हैं इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको फटाक से डंप, यहाँ पे भी करते हैं इसको फटाक से डंप। इसकी डायरेक्टरी को यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको फटाक से डंप। तो हमारी स्वाइपर भी हो गई है, इसको करते हैं यहाँ से फटाक से रिमूव। यहाँ पे आ गया प्योर काउंटर, एक करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको फटाक से डंप। फाइल को जैसे मैं सेव करूँगा इसको कर देते हैं एक बार अच्छी तरीके से ताकि ये सही दिखने में लगे। इसको करते हैं फटाक से यहाँ पे सेट। तो अब ये सही लग रही है देखने में। करते हैं फाइल को कॉपी, फाइल का नाम क्या था हमारा, वो था प्योर काउंटर। तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से प्योर काउंटर, PUR_COUNTER। प्योर काउंटर की फाइल को करते हैं यहाँ से नेम को कॉपी, यहाँ पे करते हैं फटाक से डंप, यहाँ पे भी करते हैं फटाक से डंप, फटाक से कर लेते हैं यहाँ से फाइल को कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसके पाथ को डंप। तो हमारा पाथ है यहाँ तक, इसको करते हैं यहाँ से फटाक से डंप। फाइल को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। इसके बाद हमारी इस वाली फाइल को निकाल देते हैं, ये आएगी isotope। तो यहाँ पे लिखते हैं isotope.js की फाइल। इसको करते हैं फटाक से यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं फटाक से पेस्ट, यहाँ पे भी करते हैं फटाक से पेस्ट। जो इसकी डायरेक्टरी रहेगी उसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं फटाक से इसको डंप यानी कि पेस्ट। तो ये हो गई हमारी isotope वाली भी। इसको करते हैं यहाँ से फटाक से रिमूव। अब हमारी रह गई Glightbox की, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको जो है फटाक से पेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं Glightbox। तो ये क्या नाम है इसका, GLIGHTBOX, Glightbox। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, करते हैं फटाक से पेस्ट, नीचे भी करते हैं पेस्ट। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको करते हैं डायरेक्टरी को यहाँ पे पेस्ट। तो हमारी आ गई JS की ये वाली फाइल भी। तो इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। अब इसके बाद आई टेम्पलेट की main.js फाइल। फाइल को करते हैं एक बार फटाक से सेव और इसको भी लोड करा लेते हैं। फाइल को करते हैं यहाँ से कॉपी, इसके बाद हम कर लेते हैं दोस्तों इसका नाम जो रहेगी main.js। तो हम यहाँ पे लिखते हैं main_js। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको फटाक से पेस्ट, फटाक से इसको नाम को करते हैं यहाँ पे भी पेस्ट। इसकी जो डायरेक्टरी उसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं फटाक से पेस्ट। इस वाली फाइल को भी यहाँ से करते हैं रिमूव। तो हमारी सारी JS की फाइलें आ चुकी हैं। फाइल को करते हैं एक बार फटाक से यहाँ पे सेव और एक बार देख लेते हैं फुटर वाली फाइल में हमने सब कुछ रिमूव कर दिया है क्या। तो हमने फिलहाल के लिए यहाँ से सारी JS की फाइलें रिमूव कर दी हैं। फाइल को करते हैं इस वाली को भी सेव। एक बार जाते हैं अपनी वेबसाइट में,
यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी सारी जीएस की फाइलें लोड हो चुकी हैं। एक बार पेज को मैं कर लेता हूँ बैकएंड से भी चेक। फाइल को करते हैं रिफ्रेश, कंट्रोल करते हैं F, जेएस करते हैं टाइप, इनफैक्ट .js टाइप करते हैं तो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। ये देखें दोस्तों हमारी सारी जीएस की फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं ऑटोमेटिक डायनेमिकली। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आपको जीएस की फाइलें डायनेमिकली लोड करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको ये नेविगेशन बार किस तरीके से आप डायनेमिक करोगे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से। धन्यवाद।